जरा आप सोच के देखो कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो जो अपनी डेली लाइफ जी रहा है। ब्रेकफास्ट, काम, फैमिली, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा टेंशन, सब कुछ रूटीन में चल रहा है। और फिर एकदम से तुम्हें एक ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां जिंदगी का हर एक सेकंड एक स्ट्रगल हो, जहां तुम्हें पता ही नहीं होता कि अगला दिन देख पाओगे या नहीं। बस इसी कंडीशन से विक्टर फ्रैंकलिन ने अपनी कहानी शुरू की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं समरी करने वाला हूँ मैंस सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकली बुक की। वो सिंपली एक साइकाट्रिस्ट थे, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे वियना में। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया। नाजीज ने उनको और उनकी फैमिली को पकड़ लिया। एक ही दिन में उनकी लाइफ उलट पुलट हो गई। फ्रैंकल को ले जाकर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। और भाई सच बताऊं, उन कैंप्स का नाम ही काफ़ी है। वहाँ इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं थी। लोग लिटरली एक पत्ते की तरह गिरते थे और दूसरे सेकंड में कोई उन्हें याद तक नहीं करता था। फ्रैंकली जब पहली बार कैंप के गेट के अंदर गया, उसने देखा लोग इतने वीक, इतने थके हुए हैं कि उनके चेहरे पर कोई इमोशन भी नहीं थे। बस एक अजीब सा ब्लैंक एक्सप्रेशन। तुम भले ही स्ट्रांग और एजुकेटेड हो, लेकिन वहाँ तुम सिर्फ एक नंबर हो। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा नाम, सब कुछ ले लिया जाता है। फ्रैंकली के साथ भी वही हुआ। उसके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट थी जिस पर वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, और उसने अपनी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम माना था उसे। लेकिन कैंप में घुसते ही वो मैन्युस्क्रिप्ट ले ली गई और जला दी गई। उस पल फ्रैंकली को ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यही से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। जब वो लोग कैंप में लाइन में खड़े होते थे, जब सर्दियों में बर्फ पर खड़े रहना पड़ता था बिना कपड़ों के, फ्रैंकल एक चीज रियलाइज करना चालू करता है। मुझे यहाँ से फिजिकली कोई बचाने नहीं आ रहा, पर शायद मैं मेंटली खुद को बचा सकता हूँ। उसने नोटिस किया कि कुछ लोग डिस्पाइट इतने दर्द और टॉर्चर के बावजूद फिर भी दूसरों को सपोर्ट करते थे, किसी के लिए लास्ट पीस ऑफ ब्रेड छोड़ देते थे। और उसने सोचा, अगर ये पॉसिबल है तो मतलब जिंदगी में मीनिंग सिर्फ फिजिकल कंफर्ट से नहीं आता। कैंप में जिंदा रहना एक गेम था, एक साइकोलॉजिकल बैटल। सुबह उठकर अपने आप को यह बताना पड़ता था कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। और हर एक दिन के एंड में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती थी, क्या तुमने उस दर्द के बीच भी किसी अच्छे थॉट को पकड़ के रखा। फ्रैंकली ने एक दिन अपने आप से प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को वापस लिखेगा। उसने सोचा कि अगर वो सरवाइव करता है तो वो एक नई थ्योरी दुनिया को बताएगा। लोग तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनकी जिंदगी में कोई मीनिंग हो। यही सोच उसको हर दिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ देती थी। एक सीन सुनो। एक बार कैंप के सब प्रिजनर को बर्फीली रेत में मार्च करने के लिए ले जाया गया था। भूख, ठंड, थकान, सब कुछ अनबियरेबल था। सबकी आंखों में एक ही क्वेश्चन था, यह सब कब खत्म होगा। फ्रैंकली भी इसी में चल रहा था। उसके पैर घिस रहे थे, लेकिन उस मोमेंट में उसे अपनी वाइफ की याद आई। उसने इमेजिन किया जैसे वो सामने खड़ी हो, मुस्कुरा के उसे देख रही हो। उसने रियलाइज किया कि उनके बीच का प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो कैंप की वॉल्स भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। वो कहता है, इन दैट मोमेंट आई अंडरस्टैंड दैट लव इज द अल्टीमेट एंड हाईएस्ट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। और वहाँ उसे समझ आया कि हम अपनी ज़िंदगी के बिटरनेस से ऊपर उठ सकते हैं अगर हम किसी मीनिंगफुल चीज़ को याद रखें। कैंप में एक और चीज़ कॉमन थी, लोग सिर्फ तब मरते थे जब उनकी होप खत्म हो जाती थी। फ्रैंकली ने देखा कई लोग बोलते थे क्रिसमस तक सब खत्म हो जाएगा,
जब क्रिसमस आया और कुछ नहीं बदला तो वो लोग कुछ दिनों में ही गिर गिर के मर गए, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन टूट गई थी। उसे लगा किसी पेशेंट की तरह होप को जिंदा रखना पड़ता है। अगर आप अनरियलिस्टिक होप बनाते हो तो दिल टूटने की गारंटी है। इसलिए होप को मीनिंगफुल और साधारण बनाया करो। फ्रैंकली कैंप के दिनों में यूजुअली सुबह में एक शॉर्ट स्पीच अपने दिमाग में देते थे। आज अगर मैं सिर्फ एक सिंपल चीज भी सरवाइव कर जाऊं तो कल मैं अपनी बुक लिखूंगा। यह इमेजिनेशन, यह फ्यूचर विजुअलाइजेशन उसको एक रीजन देती थी आज के दर्द को टॉलरेट करने की। एक दिन एक ओल्ड प्रिजनर फ्रैंकली के पास आया और बोला, डॉक्टर मैं आगे नहीं कर सकता, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। फ्रैंकली ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा कोई मोमेंट था जो सच में वैल्यूएबल था? वो आदमी सोच में पड़ गया, एक छोटा सा पॉज लिया और फिर बोला, हाँ मेरे पास एक बेटा था जिस पर मुझे बहुत गर्व था। फ्रैंकली ने कहा, तो शायद तुम अभी यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें उसके बारे में दुनिया को बताना है। ये थॉट उस आदमी की आंखों में एक छोटी सी चमक ले आया। फ्रैंकली ये नहीं कह रहा था कि पेन चले जाएगा, वो सिर्फ इतना कह रहा था कि पेन को सहने लायक बनाने का तरीका यही है कि तुम उस पेन को किसी मीनिंग से कनेक्ट कर दो। और सबसे अजीब मोमेंट तब आया जब वॉर खत्म होने वाली थी। रूमर्स चल रहे थे कि एलाइज नजदीक आ रही है। कैंप के कुछ लोग एक्साइटमेंट में आ गए, पर कुछ लोग बिल्कुल नम हो गए थे। उन्हें अब डर लग रही थी कि अगर बच्चा भी गया तो सिर्फ एक खोखला इंसान रह जाऊंगा। उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी, अपने लोग, सब कुछ खो दिए थे। यह देख के फ्रैंकली को एक और रियलाइजेशन हुआ, फ्रीडम ही सब कुछ नहीं होता। हम सबको किसी ना किसी पर्पस के साथ फ्रीडम चाहिए। और फाइनली एक दिन फ्रैंकली कैंप से बाहर निकला। खुला स्काई था, वो एकदम आजाद था। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, ओनली द मैन हु हैज एक्सपीरियंस अल्टीमेट डार्कनेस कैन ट्रूली अप्रिशिएट द लाइट। और वो उस दिन डिसाइड करता है कि अब वो अपनी थ्योरी लोगोथेरेपी को दुनिया के सामने लाएगा। तो भाई, कैंप से बाहर निकलना कोई फिल्मी मोमेंट जैसा नहीं था जहां बैकग्राउंड म्यूजिक बजता और हीरो स्लो मोशन में चल के अपनी जिंदगी पे वापस ले जाता है। कैंप से निकलते वक्त फ्रैंकली को एक अजीब सी खाली फीलिंग हुई। सामने खुला आसमान था, लेकिन अंदर इतनी मेमोरीज, इतना दर्द बसा हुआ था कि एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। सबसे पहले उसने वियना वापस जाने का डिसीजन लिया। दिल के एक कोने में होप थी कि शायद फैमिली में कोई बच गया हो। पर जब उसने रियलिटी फेस की तो उसका दिल टूट गया। उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसका भाई, सब मर चुके थे। फ्रैंकली लिटरली अकेला रह गया था। वह कैंप से निकला तो जिंदा था, लेकिन एक ही पल में उसे लगा जैसे पूरी दुनिया खाली हो गई। इस मोमेंट पर बहुत लोग टूट जाते हैं, लेकिन फ्रैंकली ने कुछ और ही डिसाइड किया। उसने सोचा, अगर मेरी जिंदगी में अब भी कुछ बचा है तो वो है मेरी थ्योरी, जो मैंने कैंप के अंदर सोची थी। अगर उसको मैं दुनिया को नहीं बताऊंगा तो फिर मैं भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाऊंगा जो मरा हुआ है पर सांस ले रहा है। फिर वो बैठता है चुपचाप एक छोटी सी रूम में और शुरू करता है अपनी बुक लिखना, मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसने कैंप के हर सीन को उस तरह लिखा जैसे वो फिर से जी रहा हो। हर एक ट्रेजेडी को उसने कन्वर्ट कर दिया एक पावरफुल साइकोलॉजिकल लेसन में। उसका गोल सिर्फ इतना था, अगर एक भी इंसान मेरी स्टोरी पढ़ के अपनी लाइफ का मीनिंग समझ पाए तो मेरा दर्द सही में किसी काम का था। अब यहाँ से बिगिन होती है लोगोथेरेपी की असली जर्नी। लोगोथेरेपी सिंपल एक थेरेपी नहीं थी, वो एक बिलीफ सिस्टम था जिसमें फ्रैंकली कहता है लाइफ का मेन गोल हैप्पीनेस या सक्सेस नहीं है, बल्कि एक मीनिंग है। अगर मीनिंग मिल गया, यानी जीने की वजह मिल गई,
तो हैप्पीनेस और सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फ्रैंकली ने 3 मेन सोर्सेज बताए जहां से इंसान अपनी लाइफ की मीनिंग फाइंड कर सकता है। तुम्हारा काम ही तुम्हें जिंदा रखता है। यह वही रीजन था जो कैंप में फ्रैंकली को जीने का रीजन देता रहा। मुझे अपनी बुक लिखनी है। दूसरा नंबर है रिलेशनशिप और लव के थ्रू। जो सीन कैंप में हुआ था जहां उसने अपनी वाइफ को इमेजिन किया, उसी ने उसको रियलाइज कराया कि ट्रू लव हमारे दर्द को सहने की शक्ति दे सकता है। फ्रैंकली कहता था अगर इंसान के पास से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन उसके प्यार करने की कैपेसिटी को कोई छीन नहीं सकता। और नंबर 3 है सफरिंग को मीनिंगफुल बनाना। और यह सबसे पावरफुल है। फ्रैंकली बोलता है पेन इनविटेबल है, लेकिन उस पेन को किस एंगल से देखना है वो तुम डिसाइड करते हो। कैंप के दर्द को उसने एक लेसन की तरह यूज किया। अगर तुम अपने सफरिंग को किसी हायर पर्पस से कनेक्ट कर लोगे तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। कैंप से बाहर आने के बाद फ्रैंकली ने एक हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट का काम शुरू किया। वहाँ एक लेडी आई जो अपनी यंग एज में ही ब्लाइंड हो गई थी। वो बोल रही थी मेरी जिंदगी का क्या यूज है, मैं कुछ देख नहीं सकती, मेरे लिए तो सब खत्म है। फ्रैंकलिन ने कामली उससे पूछा पर तुम इस समय ये बता सकती हो ना कि डार्कनेस का मतलब क्या होता है। लेडी ने बोला हाँ मुझे पता है। फ्रैंकलिन ने कहा तो सोचो कितने लोग हैं जो दुनिया देखते हैं पर फिर भी अंधेरे में जीते हैं। तुम उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकती हो। उस मोमेंट में उस लेडी की आंखों में एक वियर्ड सी ब्राइटनेस आ गई। उसने कहा आई नेवर थॉट लाइक दैट। यही है लोगोथेरेपी, दर्द को एक मिशन में कन्वर्ट कर देना। फ्रैंकली के सेशन में लोग आते हैं अपनी ब्रोकन स्टोरीज के साथ और फ्रैंकली सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है तुम किसके लिए जी रहे हो, तुम क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्या तुम्हारी सफरिंग किसी और की लाइफ में हेल्प कर सकती है। और जब लोग इन 3 सवालों का जवाब ढूंढते हैं उनके चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे भले ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो पर उनके अंदर उस प्रॉब्लम को कैरी करने की स्ट्रेंथ आ गई हो। फ्रैंकली एक बार लेक्चर दे रहे थे। एक स्टूडेंट ने पूछा सर अगर किसी की लाइफ में बिल्कुल भी मीनिंग ना हो और उसको कोई होप ना दिखे तो वो क्या करे। फ्रैंकली मुस्कुरा के बोले तो फिर उसको किसी और की लाइफ का मीनिंग बन जाना चाहिए। बिकॉज कभी कभी तुम अपने लिए नहीं किसी अननोन इंसान के लिए जिंदा रहते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि फ्रैंकली ने कंसंट्रेशन कैंप के दर्द को कैसे एक पर्पसफुल मिशन में कन्वर्ट किया और उस मिशन का नाम था लोगोथेरेपी। फ्रैंकली कहते हैं कि नॉर्मली लोग अपने आप से गलत सवाल पूछते हैं मैं लाइफ से क्या चाहता हूँ, लेकिन सही सवाल यह है कि लाइफ मुझसे क्या चाहती है। यानी इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट कैन आई गेट, आस्क व्हाट आई कैन गिव। और फ्रैंकली ने इसी थॉट को डेली लाइफ में अप्लाई करने के कुछ सिंपल तरीके बताए। टेक्निक 1, फ्यूचर विजन का एंकर। फ्रैंकली बोलते हैं हर इंसान को अपने माइंड में एक छोटा सा फ्यूचर सीन क्रिएट करना चाहिए जो उसको जीने की वजह दे। वो कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं भी हो, बस एक क्लियर इमेज उसके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कैंप के अंदर उसने इमेजिन किया कि वो स्टेज पर खड़ा होकर बुक के बारे में लेक्चर दे रहा है। वो एक प्योर विजन था। लोग सुन रहे हैं, लाइट्स ऑन है, वो प्राउड फील कर रहा है। हर बार जब उसको होपलेस फील होता तो वो ये सीन रिपीट करता। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करके एक छोटा सा सीन सोचो। हो सकता है आप अपना एक छोटा सा कॉटेज डिजाइन कर रहे हो पहाड़ों में, या यूट्यूब पे 1 मिलियन फैमिली के सामने अपनी स्टोरी बता रहे हो। यह सीन कोई फेरी टेल नहीं होता, यह एंकर होता है जब लाइफ में तूफान आ रहा हो। टेक्निक 2 है मीनिंग इन सफरिंग एक्सरसाइज। फ्रैंकली कहते हैं जब भी लाइफ पेनफुल हो जाए अपने आप से एक ही सेंटेंस पूछो इस पेन को मीनिंगफुल बनाने का कौन सा तरीका हो सकता है। एग्जाम्पल, किसी ने हार्ट ब्रेक फेस किया है, उसे लगता है सब कुछ खत्म। शायद तुम्हारा एक्सपीरियंस दूसरों को हील करने का टूल बन सकता है। अपने एक्सपीरियंस किसी डायरी में लिखो,
किसी वीडियो के थ्रू दूसरों को शेयर करो। फ्रैंकली कैंप के अंदर एक छोटी सी नोटबुक छुपा कर रखते थे जिसमें वो हर दिन का एक लाइन लिखते थे। उसको पता था शायद वो सरवाइव ना करें, लेकिन अगर किसी को वो नोटबुक मिलती तो वो समझेगा कि इंसान की रूह कितनी पावरफुल होती है। उसकी सफरिंग दुनिया के लिए एक मैसेज बन जाती। टेक्निक नंबर 3 है लिविंग एज इफ। यह फ्रैंकलिन की एक बहुत पावरफुल ट्रिक थी। वो कहते थे किसी भी मोमेंट में अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो मैं अभी क्या करता। वो तुम्हें इंस्टेंट क्लियरिटी देता है, क्योंकि हम यूजुअली टाइम को ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जब तुम एज इफ इट द लास्ट डे का पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी चूज करता है। कैंप में जब फ्रैंकलिन एग्जॉस्टेड होता था तब उसके पास दो चॉइसेस होती थी। पहला, फ्लोर पे गिर के सो जाना, और दूसरा, किसी को उठाकर थोड़ा इनकरेज करना। और वो हमेशा सेकंड वाला ऑप्शन चूज करता था। शायद मैं ये लास्ट बार किसी की हेल्प कर रहा हूँ। रिजल्ट, हर बार जब उसने ये किया उसके अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। एक छोटा सा रियल इंसिडेंट बताता हूँ। वॉर के बाद फ्रैंकली के पास एक पेशेंट आया जो अपनी वाइफ की डेथ से बहुत ज्यादा टूट गया था। वो कहता था, मेरे लिए तो जिंदगी खत्म हो गई है, मैं हर दिन बस उसकी याद में रोता हूँ। फ्रैंकलिन ने धीरे से पूछा, अगर आप पहले मर जाते और आपकी वाइफ जिंदा रह जाती तो क्या होता। पेशेंट इंस्टेंटली बोला, वो भी ऐसे ही रोती, दुखी होती। फ्रैंकलिन ने कहा, तो अब सोचिए, आप उसकी जगह पहले मरने का दर्द सहने के लिए जिंदा हैं। आप उस पेन को खुद एब्जॉर्ब कर रहे हो ताकि उसे ये कभी फील नहीं करना पड़े। उस पेशेंट की आंखों में पानी आ गए, लेकिन इस बार वो टीयर्स निराशा के नहीं, मीनिंग के थे। इस टेक्निक का नाम फ्रैंकलिन ने रखा रोल रिवर्सल। कभी कभी अपनी सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखकर वो एक अलग ही पर्पस बन जाती है। यही होती है लोगोथेरेपी का रियल मैजिक। जिंदगी के दुख को खत्म नहीं करता, पर उन दुखों के बीच एक डीप रीजन ढूंढ लेता है। अब तक के पार्ट्स में हमने फ्रैंकली की जर्नी देखी। आगे फ्रैंकली कहते हैं, लाइफ हमेशा तुमसे क्वेश्चंस पूछती रहती है और तुम अपने हर एक्शन के थ्रू उसका आंसर देते हो। हम सोचते हैं कि लाइफ हमें आंसर देगी, पर फ्रैंकली बोलते हैं उल्टा, हम ही लाइफ को आंसर देते हैं। कैंप के अंदर जब भी फ्रैंकली ने किसी को सपोर्ट करा, जब भी उसने अपनी इमेजिनेशन को होल्ड करके रखा, उसने लाइफ को बोला, मेरा आंसर होप है। और जब कोई गिव अप कर देता था तो वो कह दिया करते थे, मेरा आंसर डिस्पेयर है। यानी हर मोमेंट एक एग्जाम है और हर रिस्पॉन्स तुम्हारी फिलोसफी क्रिएट करता है। फ्रैंकली एक और बड़ी फिलोसफी देते हैं, ह्यूमन बीइंग के पास अल्टीमेट फ्रीडम होती है अपने एटीट्यूड चूज करने की। चाहे कितने भी वर्स्ट कंडीशन हो, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे कंट्रोल में होता है। लेकिन यह फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। फ्रैंकली ने जोक में बोला, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, पर एक दिन स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि बस जो चाहे वो सोचो, लेकिन रिस्पॉन्सिबली चूज करो वो थॉट्स जो हमें अपलिफ्ट करें, तुम्हें जिंदा रखें। लोग बोलते हैं लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहा हूँ। फ्रैंकली कहते हैं, मीनिंग ढूंढा नहीं जाता, बनाया जाता है। तुम अपने एक्शन और चॉइसेस के थ्रू एक नया मीनिंग क्रिएट करते हो। जैसे एक पेंटर कैनवास को ब्लैंक नहीं देखकर उस कैनवास में मीनिंग कहाँ है वो बता सकता है। वो पेंट करता है और मीनिंग अपीयर होती है। तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही एक ब्लैंक कैनवास है। हर डिसीजन, हर एक्शन एक ब्रश स्ट्रोक है। अगर ब्रश गिर गया या गलत स्ट्रोक बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम नेक्स्ट स्ट्रोक से नए कलर्स डाल सकते हो। फ्रैंकली बोलते हैं, जिंदगी तुम्हें जज नहीं करती, वो बस हर दिन एक नया कैनवास देती है। तो दोस्तों, बुक के एंड में फ्रैंकली एक लास्ट सीन डिस्क्राइब करते हैं। वो एक बार इवनिंग वॉक पे जा रहे थे वियना के किसी स्ट्रीट में। शाम का टाइम था, थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि एक छोटा सा फ्लावर साइडवॉक के कॉर्नर से ग्रो कर रहा है। लोग उसे इग्नोर कर रहे थे,
पर फ्रैंकलिन खड़ा हो गया, क्वाइटली उस फ्लावर को देखता रहा। फिर उसने अपने आप से बोला, यही तो है मीनिंग। सब कुछ कोल्ड, हार्ड, ब्रोकन लग रहा हो, पर फिर भी लाइफ एक फ्लावर ग्रो कर लेती है। उस मोमेंट में उसने रियलाइज किया कि कैंप में पेन, लॉस, सब कुछ जो हुआ वो नेसेसरी था, क्योंकि उसके बिना वो इस ब्यूटी को अप्रिसिएट ही नहीं कर पाता। और आपकी भी ज़िंदगी आपको कभी कभी उसी स्टेज तक ले जाती है जहाँ सब कुछ डल लगे, पर वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि तुम जब दोबारा एक छोटी सी होप को देख पाओ तो तुम उसको डीपली फील कर सकते हो। द मीनिंग ऑफ लाइफ डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन, फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम आवर टू आवर। तो दोस्तों, यही था द मैन सीक्रेट ऑफ मीनिंग का रियल एसेंस। उम्मीद है आपको ये स्टोरी टेलिंग समरी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक फीलिंग लग रही होगी। तो अगर ऐसा ही है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करना। मिलता हूँ जल्द, अभी के लिए बाय बाय।